दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है चौगढ़ के नरभक्षी बाघों की, जिसका एक एपिसोड हो चुका है और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इस दिल को दहला देने वाली घटना का दूसरा एपिसोड। अरे यार, घटना शुरू क्रम करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ श्रेयसी उपाध्याय जी, अविदास गुप्ता जी, संजय पीटर जी। आप लोग थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से जो आर्थिक सहयोग करते हैं उसके लिए यार आई एम स्पीचलेस, निशब्द हूँ मैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ये सहयोग मेरे और उत्तरांचल डायरीज के लिए क्या मायने रखता है उसे मैं शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। आई कांट, मेरे पास वर्ड्स है नहीं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि भगवान आप लोगों को हमेशा संपन्न और स्वस्थ रखे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार यार आप लोगों का। मेरी आंखों में इन्फेक्शन, पता नहीं क्यों जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कहीं आई फ्लू तो नहीं हो रहा है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब ने दो आदमखोर बाघों में से, जिनमें से एक जवान और दूसरा वृद्धावस्था में था, उनमें से एक बाघ को मार दिया था, जिसे देखकर जिम कॉर्बेट साहब को बड़ा अफसोस भी हुआ था जब मार दिया था उसके बाद, क्योंकि जो बाघ मारा गया था वो जवान बाघ था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने दिल को ये सोचकर तसल्ली दे दी थी, अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया था कि मारा गया जो बाघ है ये भी आने वाले दिनों में नरभक्षी बन ही जाना है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो मानव मांस खाकर बढ़ रहा था। अपने मतलब मांस खा के ही बड़ा हो रहा था इंसान का। उसकी ज़ुबान में इंसानी मांस का जायका लग चुका था और वो ये भी समझ गया था कि इंसान को शिकार बनाना सबसे आसान होता है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, जबकि किसी दूसरे पशु का शिकार करना बहुत मेहनत वाला काम होता है और पता नहीं कितने प्रयास करने के बाद एक बार में सफलता मिलती है। लेकिन इंसान में तो एक बार किया अटैक, मिल गई सफलता। पिछला एपिसोड तो यार आप लोगों को याद ही होगा। जो मित्र आज पहली बार चैनल में आए हैं उनसे कहूँगा कि वो इस घटनाक्रम का पिछला एपिसोड देख लें। उन्हें पूरी ये जो घटना है चौगढ़ के टाइगर्स की, ये पूरी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं घटनाक्रम में आगे, ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ, है ना, कि फिर क्या हुआ। जब जिम कॉर्बेट साहब ने उस मरे हुए बाघ को नज़दीक से जाके देखा तो इन्हें पता चला कि वो बाघ नहीं बल्कि एक बाघिन है, और दूसरा बाघ जो भाग गया था वो भी एक बाघिन ही होगी। और ये दोनों माँ और बेटी मिलकर जो है एक साथ शिकार करती होंगी। एक माँ बेटी दोनों मिलके ही अटैक करती होंगी, शिकार करती होंगी, मिलके खाती हैं। दोस्तों, किसी खुली हुई जगह पर जहाँ ज़रूरी सामान और मदद करने वाले लोग हों तो वहाँ पर तो बाघ की का ये जो स्किन होती है, जो खाल जो होती है, इसको उतारना एक आसान काम होता है। लेकिन इस जगह के हालात बिल्कुल अलग थे, जहाँ पर जिम कॉर्बेट साहब के सामने बाघ पड़ा हुआ था और इनके पास बंदूक तो थी, राइफल, और उसके अलावा एक छोटा सा चाकू था जिससे हम लोग पेन नाइफ कहते हैं। पेन नाइफ होता है ना इतना बड़ा। इन्होंने उसी पेन नाइफ से बाघिन की खाल उतारने का अपना प्रोग्राम बनाया कि इसी नाइफ से जो है इसकी स्किन उतार ली जाए। उस समय इनको अपने आसपास किसी नरभक्षी के होने का डर नहीं था, क्योंकि बाघ कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा शिकार नहीं करता है। यार ये बहुत समझ में नहीं आ रहा, आँखों में जलन क्यों हो रही है। कभी भी वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा शिकार नहीं करते हैं बाघ। बाघ तभी शिकार करता है जब उसे भूख लगी हो। फिर भी पता नहीं क्यों इनके मन में एक अजीब सी बेचैनी सी इनको हो रही थी। इन्हें कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे बाघिन वापस आ गई है और कहीं पे छिप कर बैठी हुई इनकी एक एक हरकत को देख रही है, इन पर नज़र रखे हुए है। इनको ऐसा महसूस हो रहा था। सनसेट होने वाला था, सूरज डूबने वाला था और गोधूली का समय शुरू होने वाला था। इन्होंने भी अब तक जो है अपने उस पेन नाइफ की सहायता से जो है बाघिन की खाल उतार ली थी। अब देर बहुत हो गई थी और गांव वापस लौटना पॉसिबल नहीं था। अंधेरा भी लगातार बढ़ता जा रहा था, नरभक्षी का क्षेत्र था। अब इन्हें जंगल में ही एक रात और बितानी पड़ रही थी। दो रातें काट चुके थे, अब ये तीसरी रात भी जंगल में बितानी पड़ रही थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये जहाँ पर हैं
इसी जगह पे कहीं पे कोई सेफ जगह देख के रात बिताएंगे, क्योंकि वापस जा नहीं सकते हैं। बाघिन के पंजों को के जो उसके जो पगमार्क्स थे, उनको देखकर इन्हें लगा कि वो अब जो है बहुत बूढ़ी हो गई है, और शायद उसने अपनी सारी ज़िंदगी कस्बे के आसपास ही बिताई होगी, जहाँ औजार वगैरह भी थे, अस्त्र शस्त्र भी थे, और उन्हें चलाने वाले लोग भी थे। अगर बंदूक थी तो बंदूक को चलाने वाला भी था। बाघिन इंसानों के तौर तरीक़ों को भी अच्छी तरह से पहचान गई थी, परिचित थी बहुत अच्छी तरह से, और बहुत ज़्यादा संभावना थी कि वो रात में कुछ समय के लिए शिकार वाली जगह पर आ जाए और सुबह होते ही फिर वहाँ से निकल जाए। दोस्तों, पहाड़ी जंगलों की जो सीमित छाँव में, जहाँ हर पेड़ के नीचे किसी अनजान खतरे की आहट रहती है, वहाँ इन्हें रात गुजारने के लिए एक पेड़ चुनना था, क्योंकि ज़मीन में तो बैठ ही नहीं सकते थे। उन गिने चुने पेड़ों में से इन्होंने कुछ गिने चुने पेड़ जो भी वहाँ पे रहे थे, उनमें से इन्होंने एक पेड़ को चुन लिया और उसमें सोने लायक जगह बनाई। ये एक मजबूरी थी। इसे आरामदेह कहना तो मेरे ख्याल से जिम कॉर्बेट साहब के साथ ज्यादती होगी, उनके साथ अन्याय होगा ये बोलना कि वो बड़े कंफर्टेबल पेड़ पे कंफर्टेबल होके बैठे। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, वैसे वैसे जंगल में खौफ का शासन भी शुरू होता जा रहा था। ऑब्वियसली जंगल रात में खतरनाक हो जाता है। नरभक्षी बाघिन की गर्जना उस पूरी रात घात की तरह इनके कानों में कांपती रही। ये लगातार इनके कानों में गूंज रही थी। उसकी हर दहाड़ जैसे पेड़ों को जो है झचकोर दे रही हो। जिम कॉर्बेट साहब पेड़ के टहनी में एक मोटे तने से सटकर बैठे रहे। बंदूक इनके घुटनों पर थी, आंखें हर आवाज़ पर सतर्क थीं। कुछ देर बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश हुई तो ये बुरी तरह से भीग गए, पूरा टॉप टू बॉटम, पूरा सर से लेके पाँव तक। फिर कुछ देर बाद जैसे ही आसमान में सुबह की जो नीली रेखा होती है वो दिखाई दी, तो इन्हें कुछ सुकून महसूस हुआ कि चलो यार सवेरा हुआ। बाघिन की गर्जना भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और फिर कहीं जंगल में विलीन हो गई, आनी बंद हो गई। या तो वो कहीं चली गई थी या कहीं और शिकार को कहीं अपना वो खोज रही होगी। बहरहाल वहाँ कहीं पर नहीं थी जहाँ पर जिम कॉर्बेट साहब पेड़ पर बैठे हुए थे। उस एरिया में दूर दूर तक कहीं नहीं थी। रात भर पेड़ में बैठे रहने के कारण और बारिश में भीग जाने के कारण इनका शरीर बहुत बुरी तरह से अकड़ गया था, और ऊपर से ये 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए बाघ के शिकार पर थे। 3 दिन से कहाँ कुछ खाया था उन्होंने। दोस्तों, आप लोग सोचो यार, एक आदमी बिना कुछ खाए पिए 3 दिनों से जंगलों में सिर्फ इसलिए भटक रहा है, पेड़ों में सो रहा है, जंगलों में भटक रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि वहाँ के निवासियों को नरभक्षी बाघ से मुक्ति दिला सके। खुद को परेशानी में डाले पड़ा हुआ है, अपनी जान जोखिम में डाल के चल रहा है। कितनी महान शख्सियत होगा वो। इन्होंने सिर्फ एक बार गांव वाला जो दिया गया था ना, वो गुड़ डाल के दूध, गर्म दूध, बस वही थोड़ा सा वो जो है वही गले से उतारा था, बाकी और कुछ नहीं। और इसी दूध के सहारे से इनका शरीर ये तीसरा दिन हो गया था, चल रहा था। रात में जो 1 घंटे की तेज़ बारिश हुई थी, उसने इनके पहने हुए कपड़ों को जो है इसके शरीर से उनके चिपका दिया था, जैसे वो कपड़े नहीं होकर के इनके शरीर की खाल हो। सुबह भी तो ये ठंड से कांपते हुए पेड़ से नीचे उतरे। यार पहाड़ों की ठंड, वो भी भीगा बदन, कपड़े भीगे, क्या हालत हुई होगी सोच सकते हो। फिर बाघ की खाल को समेटकर इन्होंने कोट में लपेटा। वो खाल ताज़ी थी और भारी भी थी। इन्होंने इसका वजन तो नहीं तोला, लेकिन इनका अनुमान था कि वो शुरू में करीब 40 पाउंड के आसपास रही होगी। लेकिन जैसे जैसे ये उससे लेकर 15 मील दूर दलकनिया की ओर बढ़े, उसका भार बढ़ता गया, और जब ये गांव पहुंचे तो उस खाल का वजन इन्हें लगा कि जैसे कम से कम 200 पाउंड तो हो गया होगा। या तो इतना चलना और इस वजह से भी इनको लग रहा हो थोड़ा वजन ज़्यादा हो गया है। वैसे भी थोड़ा तो बढ़ ही जाता है। उधर डलकनिया में गांव में वहाँ स्लेटी पत्थरों से बने आंगन में इनके आदमी बैठे हुए इनका इंतज़ार कर रहे थे, और करीब 100 से ज़्यादा गांव वाले भी उनके साथ ही वहीं पर थे। जो आंगन में घुसने वाली सकरी और एक करीब 1 गज चौड़ी जो गली थी, ये वहाँ से आंगन में आए, और किसी ने भी इन्हें वहाँ पे आते हुए नहीं देखा। लेकिन ये तो खैर पहुँचे वहाँ, ये मैले कुचले खून से सने बारिश में भीगे हुए कपड़ों में लड़खड़ाते हुए सामने आए। तो गाँव वालों ने जिस आत्मीयता और विश्वास से इनका स्वागत किया,
अरे! मतलब एक बहुत बड़ी वो हो गई थी, 3 दिन से इंसान गायब है और फिर ज़िंदा आ गया सामने। तो जो उनकी अनुभूति भी गाँव वालों की, तो उसके लिए जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं वो इनके जीवन की सबसे भावनात्मक घड़ियों में से एक था, इनका इनका स्वागत करना। इनका 40 पाउंड का टेंट गाँव से 100 गज आगे एक सूखी पहाड़ी पे लगाया गया था। जब ये वहाँ पहुँचे तो लकड़ी के तख्तों और गाँव वालों से मान लिए गए होंगे 2 बक्से उसको रख के मेज़ बनाई गई थी और उसपे एक भाप उड़ाती हुई खुशबूदार चाय का कप इनका इंतज़ार कर रहा था। खैर बाद में इन्हें बताया गया कि इनके आदमी जिन्होंने कई अभियानों में इनका साथ दिया था, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि जिम कॉर्बेट साहब मतलब जिम को नरबख्शी बाग ने जिम कॉर्बेट साहब को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा दिया होगा, जबकि गांव वाले कह रहे थे कि जिम कॉर्बेट साहब को नरबख्शी बाग ने मार दिया है और अब कारपेट साहब कभी वापस नहीं आएंगे। जब वो ऐसा बोलते थे तो इनके आदमी गांव वालों का जमकर विरोध करते थे, लड़ते थे, बोलते थे अरे देख लेना आएंगे लौट के, हम जानते हैं अपने साहब को आएंगे। गांव वाले नहीं मानते थे। चाय की केतली हर समय आग पर चढ़ी रहती थी, जैसे उस पर इनके वापस आने की उम्मीदें उबल रही हों कि अरे आने वाले हैं, चाय तैयार रहे। गांव वाले डलकनिया और आसपास के मुखियाओं को खबर भेजने वाले थे ताकि अल्मोड़ा और नैनीताल में इनकी मृत्यु की सूचना दी जा सके। वो मतलब वो इतना 100% हो गए थे कि इनको जो है बाघ ने मार दिया है, अब ये वापस कभी नहीं आएंगे, तो वो खबर भेजने की तैयारी में लग गए थे। लेकिन अब तो ये उनके सामने थे, हालांकि थके टूटे लेकिन जीवित। चाय पीने के बाद जब ये थोड़ा सा ठीक महसूस करने लगे तो इन्होंने नहाने की इनको ज़रूरत महसूस हुई। ये इतने थके और गंदे थे कि इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आसपास के गांव वाले इन्हें ही देख रहे हैं। गांव के बीचों बीच खुले में ही इन्होंने नहाया। मतलब इन्हें उस वक्त किसी भी बात की परवाह नहीं होती कि कौन इनको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। उनको ऐसी की तैसी यार नहाओ धोए, अपना रगड़ रगड़ के अपना साफ किया अपने आप को। खैर रात को भरपेट खाना खाकर जैसे ही ये सोने के लिए अपने बिस्तर में गए तो अचानक जो है तेज बिजली चमकी, जो लाइटनिंग होती है, और फिर एक जोरदार गर्जना के साथ आंधी और तूफान शुरू हो गया। अब इनके जो जिन खूंटियों से टेंट बांधा गया था खूंटियाँ हिलने लगी। अब मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो किसी भी समय इनका टेंट जो है उखड़ के कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। तो इनके आदमियों ने तुरंत बड़े बड़े खूंटे लाकर टेंट को मजबूती से बांध दिया। फिर उसके चारों तरफ मोटी मोटी रस्सियों को आड़ा तिरछा बांध कर एक जाल सा बुन दिया, जिससे कि टेंट उखड़ने से बच गया। ये तूफान बहुत भयानक था। हवा और बारिश मिलकर समझो एकदम कहर ढा रही थी। टेंट की कुछ रस्सियाँ टूट गई थी, लेकिन जो आड़ी तिरछी जो बात की जो बांधी गई थी आड़ी तिरछी वो टिकी रही। जिम कॉर्बेट साहब की बहुत सारा सामान इनका जो है कैंप टेंट के अंदर भीग गया था और टेंट के अंदर भी कुछ इंच पानी जो है वो नदी की तरह बहने लगा था, जैसे कोई छोटी सी पतली सी नदी हो के टेंट के बीच से बह रही थी। हालांकि इनका बिस्तर थोड़ा बहुत सूखा हुआ था। रात 10 बजे के आसपास इनके सारे साथी चले गए गांव वालों के घरों के कि जहाँ वो रुके थे। अब उनके घरों के दरवाजे भी बंद हो गए थे, वो घर के अंदर पैक हो गए थे। अब ये अकेले अपनी बंदूक लेकर के अपने टेंट में सो गए। इनकी ये नींद लगभग 12 घंटे तक चली। कहने का मतलब करीब 12 घंटों तक ये सोए रहे। इन्होंने अपनी 3 रातें बहुत असुविधा के साथ मतलब बड़ी परेशानी के साथ पेड़ों में बिताई थी। तो अब तो ये बिस्तर में पूरा खाना वाना खा करके लेटे थे, तो अच्छी नींद आना स्वाभाविक था और आनी भी चाहिए थी। दोस्तों रात बीती। अगले दिन का समय बाग की जो खाल थी उसको साफ़ करने और जो इनका गीला सामान था उसको सुखाने उखाने में ही निकल गया। गांव वाले भी अपने खेतों से छुट्टी लेकर इनके पास आ बैठे। मैंने कहा चलो उनके पास जाके बैठते हैं। अब सब लोग मिलकर अपने अनुभव जिम कॉर्बेट साहब के साथ साझा कर रहे थे। वहाँ मौजूद हर इंसान ने इस बाघ की वजह से किसी न किसी अपने को खोया था। किसी ने चचा, किसी ने भांजा, किसी ने माँ, किसी ने बहू, किसी ने बहन, किसी ने बेटी। कई लोगों के शरीर पर बाघों के और दांतों के पंजों के निशान थे।
जो अब सारी ज़िंदगी उनके साथ रहने वाले थे। बाघ ने अटैक किया था लेकिन बच गए थे जो। अब जिम कॉर्बेट साहब ने गाँव वालों को बताया कि इन्हें बहुत अफ़सोस हो रहा है कि एक बाघ बच गया है। तो उन लोगों ने इस बात पर कोई अपना अफ़सोस नहीं जताया गाँव वालों ने, बल्कि वो जिम कॉर्बेट साहब का हौसला और बढ़ाते रहे, उनका आत्मविश्वास उनका और बढ़ाते रहे कि अरे साहब कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल दूसरा बाघ भी मारा जाएगा, आप ही के हाथों द्वारा मारा जाएगा, हमें तो इतना विश्वास है। इसलिए आप बिल्कुल अफ़सोस ना करें, जब उसकी मौत आएगी वो भी मारा जाएगा और आप ही उसे मारेंगे। तो इस तरह से इनको जो है उन्होंने काफ़ी इनका हौसला अफजाई करी। इनका टेंट एक ऊंची चट्टान पर लगा हुआ था जहाँ से दूर दूर तक का नज़ारा साफ साफ दिखाई पड़ता था। नीचे नंदौर नदी की घाटी थी जिसमें कोई पेड़ पौधे नहीं थे। उस तो एक वैली थी लेकिन पेड़ पौधे नहीं थे। सामने दूर एक 9000 फुट ऊंचा पहाड़ था। शाम के समय ये दूर खेतों को देख रहे थे अपनी दूरबीन से। इनके पास तो बहुत बढ़िया दूरबीन थी, उससे ये अपना देख रहे थे और एक सरकारी नक्शा भी इनके पास था। फिर गांव वालों ने इशारा करके इन्हें बताया कि वो जितने ऐसे ऐसे करके कि उस इलाके में पिछले 3 सालों में बाघ ने 20 लोगों को मार डाला है। ये घटनाएं पूरे 40 वर्ग मील के इलाके में बटी हुई थी जहाँ पे 20 लोगों को मारा था। ऐसे ऐसे उन्होंने सब बता दिया गाँव वालों ने। उसी इलाके में भैंसें घास चरने के लिए भी आया करती थी। इन्होंने क्या किया, जंगल के रास्ते के पास अपनी जो मवेशी जो ये लाए थे नैनीताल से उनको बांध दिया। जो इनकी अगली योजना के हिस्सा के अंतर्गत था, इनके जो प्लानिंग इन्होंने करी थी उसके हिसाब से ये चल रहे थे। इन्होंने अपने पशुओं को बांध दिया। जिम कॉर्बेट साहब को पूरे 10 दिन हो गए लेकिन उस नरबख्शी बाघिन का कोई भी पता नहीं चल रहा था। हर दिन इनका एक ही जैसा कट रहा था। ये रोज़ सुबह उठते, भैंसों को जंगल में छोड़ते, दिन भर पेड़ों और झाड़ियों के बीच घूमते, बाघ को ढूंढते और शाम को भैंसों को वापस लाकर बांध देते। फिर चाय पीते, खाना खाते और सो जाते। 10 दिन हो गए ऐसे ही। वैसे तो इनका ध्यान हमेशा जंगल की तरफ से आने वाली जो आवाज़ें हैं वो सब है, उन सब पर ही रहता था। और ये खुद भी बहुत अपना अलर्ट रहते थे, बहुत चौकन्ने रहते थे कि पता नहीं रात में भी किस टाइम क्या मूवमेंट आ जाए, क्या करना पड़ जाए। लेकिन जंगल शांत था, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा शांत। कोई भी हलचल नहीं बाघ की। 11वें दिन जैसे ही सूरज निकला इनके पास एक खबर आई। अब ये कोई खबर नहीं बल्कि एक धमाके के समान थी। खबर लाने वाले ने इन्हें बताया कि इनके टेंट के ऊपर जो पहाड़ है वहाँ एक गाय को किसी बड़े शिकारी ने मार डाला है। अब बड़े शिकारी का मतलब यहाँ पे बिग कैट्स, लेपर्ड भी हो सकता है, टाइगर भी हो सकता है, उससे था। ये सुनते ही जिम कॉर्बेट साहब की आंखों में एकदम चमक आ गई। ये इन्होंने बिना 1 मिनट गवाए अपनी राइफल उठाई, कंधे में टांगी, गोलियां अपनी रखी और दौड़ गए पहाड़ी की ओर। जब ये वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि मरी हुई गाय के पास जो है ताज़ा पगमार्क्स हैं, पंजों के निशान हैं। लेकिन ये पगमार्क्स बाघ के नहीं थे बल्कि एक बूढ़े तेंदुए के थे, लेपर्ड के थे, जिसे गुलदार भी कहते हैं। जिम कॉर्बेट साहब को वो तेंदुआ याद आ गया जिसके निशान वो इस क्षेत्र में पहले भी कई बार देख चुके थे और कई बार इनको दिख रहे थे। वो आए आए दिन इनको उसके पगमार्क्स दिखाई पड़ रहे थे। तो गांव वालों ने बताया कि साहब ये तेंदुआ उनकी कई गाय और बकरियों को मार के खा चुका है और इस तेंदुए के वो लोग इस तेंदुए के से भी बहुत डर के जी रहे हैं, मतलब तरह से डर के साए में हैं। एक तरफ से आदमखोर बाघ है जो इंसानों को मार रहा है और दूसरी तरफ से तेंदुआ है जो हम लोगों के मवेशियों को मार रहा है। और उन गांव वालों को सिर्फ जिम कॉर्बेट साहब से ही उम्मीद थी कि अब वो ही गाँव वालों को इन दोनों परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे। जिम कॉर्बेट साहब के अलावा कोई उम्मीद थी नहीं। और जिम कॉर्बेट साहब ने भी फैसला कर लिया कि अब इस तेंदुए को पहले ख़त्म कर देना चाहिए यार, इसे शट डाउन करो, कम से कम इसका एक बवाल ख़त्म हो, फिर बाघ को देखा जाए। उन्होंने एक चट्टान के पीछे, गाय की जहाँ बॉडी पड़ी हुई थी उसके पास ही एक चट्टान के पीछे एक सेफ जगह देखी और वहाँ छिपकर बैठ गए। तो दोस्तों चारों ओर सन्नाटा था, हवा भी जैसे एकदम थम गई हो। कुछ ही देर में पत्तियों की सरसराहट सुनाई दी। सामने पहाड़ी पर एक परछाई हिली, फिर दिखाई दिया वही बूढ़ा तेंदुआ। वो धीरे धीरे बहुत सावधानी से नीचे उतर रहा था अपने शिकार की ओर, उस गाय की ओर। जिम कॉर्बेट साहब ने भी अपनी सांस रोक ली
उनकी उंगलियां ट्रिगर पर कस गई। राइफल तेंदुए की तरफ उठ चुकी थी और बस शॉट करने ही वाले थे। लेकिन तभी अचानक गांव की ओर से एक चीखती हुई आवाज आई, बहुत जोर से, साहब जल्दी आइए, उसने हमला कर दिया है। ये आवाज इतनी डर और घबराहट से भरी हुई थी कि जिम कॉर्बेट का साहब का सारा ध्यान तेंदुए से हटके उस आवाज में खिंच गया। अब तेंदुआ कुछ ही दूरी पे था और गांव में कुछ बहुत बड़ा घट गया था। अब ये क्या करें जिम कॉर्बेट साहब, तेंदुए को मारें या पहले गांव की ओर भागें, देखें गांव में क्या हो गया। अब जंगल की जो हवा थी इस पर खतरे की बू आ रही थी दोस्तों, खतरा महसूस हो रहा था भयंकर। पहाड़ की शांति को चीरती हुई जो वो पुकार थी, वो दिल को, किसी इंसान के कलेजे को हिला देने वाली थी। इन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है। ये एक पल भी नहीं रुके, अपना हैट संभाला और चट्टान के पीछे से निकल के आवाज की दिशा की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही ये चट्टान के पीछे से निकले, तेंदुए की आंखें इनकी आंखों से टकराई। उसने इन्हें देखा कि ये बड़ 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 दौड़ते हुए चला आ रहा है, कोई और अजीब सी ड्रेस और वो सब, तो वो बेचारा डर गया। पहले तो वो जमीन में लेट गया, फिर एक भयानक गर्जना के साथ पलटा और उसी दिशा में भाग गया जहां से वो आया था। वो डर गया बेचारा, उससे कहा ये क्या आ गया सामने से एकदम से। उम्मीद ही नहीं थी कुछ ऐसा होगा तेंदुए को। जिम कॉर्बेट साहब अपनी तरफ की पहाड़ी पर हाथों से पकड़कर चलने लगे। ऊपर पहुंचकर ये बहुत जोर से चिल्लाए, हाँ मैं आ रहा हूँ। इनके सामने की पहाड़ी पर खड़ा आदमी इनकी आवाज़ सुनकर बड़े राहत की सांस लेने लगा। अब ये बड़ तेज़ी से, जितना हो सकता था जो उतना तेज़ी से ये उसके पास पहुँचे। अब वो जो बेचारा जो आदमी आया था उसकी सांसें धौंकने की तरह चल रही थी, मतलब इतनी तेज़ चल रही थी। उसने ऐसे ही फूली हुई सांस लेते लेते बताया कि गांव से थोड़ा आगे, करीब आधा मील की दूरी पर एक औरत को नरभक्षी ने मार डाला है। अब जैसे ही जिम कॉर्बेट साहब ने ये सुना तो वो कॉर्बेट साहब और वो आदमी दोनों ही बहुत तेज़ी से पहाड़ से नीचे दौड़ने लगे उस तरफ जहाँ ये शिकार हुआ था। और वहाँ पहुँचकर इन्होंने देखा कि गांव में एक आंगन के पास भीड़ जमा थी। हर एक इंसान का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ा हुआ था। सभी लोग एकदम सुन्न थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। जिम कॉर्बेट साहब ने भीड़ के बीच में से झांक कर देखा, भाई क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे पीछे थे। अब सबकी पीठ इनकी तरफ है तो इन्होंने ऐसे पीछे से ही देखा। एक लड़की जमीन में बैठी हुई थी, उसकी उम्र शायद 20 साल के आसपास की रही होगी। उसके कपड़े फटे हुए थे, सिर पीछे की ओर झुका हुआ था और उसके दोनों हाथ जमीन पर टिके हुए थे जैसे खुद को गिरने से रोके हुए हो। उसकी आंखों में किसी तरह का कोई भाव नहीं था, न डर न दर्द। दोस्तों अगर कुछ था तो वो बस एक सूनापन, एक खालीपन था, ऐसे जो वो वीरानी में देख रही थी। उसकी छाती थरथरा रही थी, जो शायद उसके जीवन की आखिरी सांसों के कारण हो रही थी। उसकी गर्दन और चेहरे से खून बहकर नीचे आ चुका था और गाढ़ा और चिपचिपा होकर एक जगह पर जम गया था। वो दृश्य, वो सीन, वो खामोशी और उस लड़की की आंखों का खालीपन, ये सब कुछ जिम कॉर्बेट साहब के मन को चीर कर उतर रहा था। जिम कॉर्बेट साहब समझ नहीं पा रहे थे। ये सिर्फ हमला नहीं था दोस्तों, यार ये किसी मासूम की जो है ना यार, पूरी दुनिया उजड़ जाने का मंजर था। दोस्तों उस दिन का रंग अब घने सन्नाटे में बदलने लगा था। गांव के कुछ लोगों की नज़र इन पर पड़ी तो उन्होंने इन्हें ऐसे आगे बुलाया। उनकी, गांव वालों की सबकी आंखों में डर था, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा एक उम्मीद थी। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, वो जिंदा है पर ज़्यादा वक्त नहीं है उस लड़की के लिए। जिम कॉर्बेट साहब उस भीड़ के बीच बने रास्ते में से निकलने लगे क्योंकि इनको देख के भीड़ थोड़ा इधर हो गई थी। और जब ये उस लड़की के पास पहुँचे तो जैसे इनके सामने का जो दृश्य था वो ठहर सा गया था, जैसे वक्त ने सांस लेना बंद कर दिया था। वहाँ पर एक जवान लड़की लेटी हुई थी, उसके शरीर में बाघों के पंजों की
गहरी गहरी चोटें थी जिनमें से खून निकल रहा था, लेकिन उसके सीने की धीमी धीमी जो उठा-पटक थी, वो बता रही थी कि वो लड़की अभी ज़िंदा है। गाँव वाले आपस में बात कर रहे थे, सबकी आवाज़ें एक-दूसरे में उलझी हुई थी। अब जब बहुत सारे लोग बोलते हैं तो आवाज़ें उलझ जाती हैं ना। अब वो बातें कर रहे थे जैसे बाघ ने दिन दहाड़े हमला कर दिया। फिर दूसरी भाई, अरे भाई देखो यार, खुले मैदान में हमला किया। फिर एक आवाज़ और आई, अरे वो तो छोड़ो, वो भी देखो इसके पति के सामने हमला कर दिया। इस तरह की बहुत सारी आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थी। जब गांव वालों ने शोर मचाया तब बाघ इस लड़की से हटा और जंगल की ओर भाग गया। इन सभी गांव वालों ने तो लड़की को मरा हुआ समझ लिया था कि मर गई है। अब वो लोग प्लानिंग करके तैयार थे कि उसका शरीर वहीं ले जाया जाएगा जहाँ पर हमला हुआ था, ताकि जिम कॉर्बेट साहब वहाँ बैठकर बाघ का इंतज़ार करें, और जब वो बाघ लड़की को खाने के लिए आए तो जिम कॉर्बेट साहब उसे गोली मार दें, उसे शूट कर दें। तो वो लोग ये प्रोग्राम बना के तैयार थे। लेकिन उस क्षण जिम कॉर्बेट साहब बाघ के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। वो उस बच्ची, उस लड़की की, उस महिला की हालत पे बुरी तरह से खो गए थे। मतलब क्या शब्द कहना चाहिए यार। इनकी नज़र उस लड़की पर टिकी हुई थी। वो बेचारी कुछ नहीं कह रही थी, पर उसकी आंखें जो है ना, वो उस पूरी कहानी को बयां कर रही थी। पूरी कहानी उसकी आंखों में बसी थी। वो बस इन्हें देख रही थी, सीधा, बिना पलके झपकाए। उसकी नज़रें, मतलब उसका जो आँखें, नज़रें थी, वो किसी घायल पशु की तरह थी, डर से भरी हुई। पर उस डर के भीतर एक गहरी उम्मीद भी छिपी हुई थी। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक विनम्र आग्रह था, जैसे कह रही हो, अब तो आप आ गए हो, अब सब ठीक हो जाएगा ना। जिम कॉर्बेट साहब को उसने पूछा, बोला आंखों से। इन्होंने खुद को संभाला, क्योंकि इस वक्त इन्हें अपने भीतर के शिकारी को नहीं, बल्कि अपने इनके भीतर का इंसान जाग गया था। उस लड़की को तुरंत किसी सुरक्षित और हवादार जगह में ले जाना जरूरी था, वो भी उसको किसी तरह की कोई तकलीफ़ दिए बिना। उस दिन तो इन्होंने बाघ को नहीं देखा था, पर जो नज़रें इनसे टकराई थी, वो हमेशा के लिए इनके दिल में कहीं गहराइयों में दर्ज हो गई थी। उस लड़की की, उस महिला की, वो बहुत अंदर तक इनके दिल में धंस गई थी। पूरे गांव में बाघ का डर फैल गया था, लोग डर से कांप रहे थे। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब ने लड़की को बचाने के लिए जो भी कुछ करना था वो सब किया। पहले तो उन्होंने थोड़ा सख्ती से काम किया, सब लोगों को पहले वहाँ से हटाया कि चलिए हटिए यहाँ से, सब लोग हटो, चलिए चलिए सब लोग जाइए यहाँ से, हटिए, अपने अपने घर जाइए। और जब सब लोग चले गए तब इन्होंने अपना सारा ध्यान उस लड़की पर दिया जो ज़मीन पर बेहोश हो गई थी। उसे बहुत चोटें आई थी और ठंड में उसकी हालत और भी ख़राब होती जा रही थी। इन्होंने अपनी जो थोड़ा साफ़ और सूखी हुई कमीज़ थी उसको फाड़ कर सोचा कि उसकी पट्टियाँ बना ली जाए, ताकि लड़की के जो घाव है उस पर बांधा जा सके। इन्होंने देखा वहीं पर एक लड़की और खड़ी थी जो डर और सदमे से पागल सी हो गई थी। वो इतना सदमे में थी कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने उससे कहा कि अरे भाई, तू जा, जल्दी से गांव जा और गांव से जा कर के एक कैंची लेकर के आना। वो बच्ची तुरंत दौड़ी गांव और फिर थोड़ी देर में लौट कर आ गई। लेकिन वो जो कैंची लाई थी वो बहुत पुरानी और जंग लगी हुई थी। वो कैंची पहले किसी दर्जी की थी। वो दर्जी अब इस दुनिया में नहीं था। तो उसके बाद उसके घर वालों ने उस कैंची से खेत में आलू निकालने के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो उस कैंची से खेत से आलू निकालते थे। वो इतनी बेकार थी कि उससे बाल नहीं काटे जा सकते थे, उस महिला के बालों को नहीं काटा जा सकता था। इसलिए इन्होंने घायल लड़की के उलझे और खून से सने बाल तो वैसे ही छोड़ दिए। लड़की को बहुत बुरी चोटें आई हुई थी, बहुत भयानक चोटें आई हुई थी। बाघ ने यार बहुत भयानक हमला किया था। उसके सिर पर गहरे घाव थे। उस बेचारी का जो सर था ना, जो खोपड़ी थी, वो दो हिस्सों में फटी हुई थी। यहाँ से चेहरे और गर्दन पर पंजों के निशान थे। हाथ पर भी एक गहरा घाव था।
वो घाव शायद ऐसे इसलिए लग गया होगा क्योंकि उसने अपने सर को बचाने के लिए ऐसे हाथ पीछे किया होगा, तो उससे हाथ को ही चीर दिया। ये एक संभावना जिम कॉर्बेट साहब लगा रहे थे, नहीं तो हाथ में इतना घाव इसी पोजीशन में आ सकता है। जिम कॉर्बेट साहब को याद आया कि कुछ महीने पहले एक बार जब वो बाघ के शिकार के लिए किसी जंगल में गए थे, तो उनके साथ उनके एक डॉक्टर दोस्त भी थे जो इनके साथ गए थे, और इनके डॉक्टर मित्र ने इन्हें एक पीले रंग की एक दवाई की शीशी दी थी और कहा था कि इस बॉटल को हमेशा अपने पास ही रखना, ये बहुत काम की दवाई है, ये बहुत काम आएगी। वो दवाई की बोतल अब भी इनकी जैकेट की जेब में रखी हुई थी। हालांकि थोड़ी सी दवा उसमें से उड़ गई थी, लेकिन फिर भी अच्छी खासी मात्रा में दवाई इनके पास बची हुई थी। सबसे पहले तो इन्होंने उस लड़की के ऊपर पानी डाल डाल के उसको साफ़ किया, एक तरह से कह लीजिए नहलाया। फिर उसके बाल साफ़ किए और फिर वो दवा उस महिला के घावों पर डालने लगे। जितने जहाँ जहाँ पे घाव थे, जैसे सर फटा हुआ था वहाँ पर डाल दी, हाथ में, छाती में, गले में, जहाँ जहाँ पे भी घाव थे इन्होंने वो दवाई उस पर उड़ेलने लगे। बोतल की एक एक बूंद जब तक ख़त्म नहीं हो गई तब तक उसके घाव में डालते रहे। फिर इन्होंने उसके सर को पट्टी से ऐसे करके करके बांध दिया और लड़की को उठाकर उसके घर पहुंचा दिया। बहुत छोटा सा घर था, एक कमरा था, एक रसोई थी, एक नर्सरी भी थी और एक औरत भी थी जो चुपचाप इनके पीछे पीछे आ रही थी। छत से एक टोकरी लटकी हुई थी जिसमें एक छोटा सा बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। वो बेचारा भूखा था और भूख से बेहाल था तो रो रहा था। अब ये सब देखकर जिम कॉर्बेट साहब का दिल बहुत बुरी तरह से बेचैन हो गया था। अब लेकिन वो इस मामले में कुछ कर भी तो नहीं सकते थे ना। क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। जब आदमी हेल्पलेस हो जाता है, हर तरह से वो हो जाता है, तो कितना खींचता है अपने ऊपर। करीब 10 दिन के बाद ये फिर उस लड़की से मिलने के लिए गए। अब वो घर से बाहर दहलीज में बैठी हुई थी, उसकी गोद में वही बच्चा था, चैन से सो रहा था। लड़की अब ठीक हो गई थी, उसके सारे घाव भर चुके थे, बस एक निशान जो गर्दन के नीचे लगा था कहीं, वो रह गया था। बाघ के पंजे उसके मांस में जो है ना बहुत गहराई तक चुभ गए थे, इसलिए इस घाव को भरने में थोड़ा टाइम लग रहा था। अब उसने अपने जो काले और घने बाल थे उनको एक तरफ किया था, ऐसे ऐसे किया, और फिर वो जिम कॉर्बेट साहब को वो दिखाया वो जगह जहाँ पे सर फट गया था उसका। उसका सर ऐसे जुड़ गया था जैसे कभी दो हिस्सों में बटाई ना हो, मतलब इतनी बढ़िया दवाई वो थी। उसने मुस्कुराते हुए जिम कॉर्बेट साहब से कहा कि भगवान का शुक्र है कि उसकी बहन जो है गलत कैंची ले आई थी, क्योंकि उनके यहाँ सिर्फ उन महिलाओं के बाल काटे जाते हैं जो विधवा हो जाती है, यानी जो विडो हो जाती है उनके बाल काटे जाते हैं। तो मैं बच गई क्योंकि मैं विधवा नहीं हुई हूँ, मेरा हस्बैंड है, तो उसे इस बात की बड़ी खुशी थी। जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि यदि कभी इनका वो मित्र जो डॉक्टर मित्र था वो इस घटनाक्रम को पढ़े तो ये उससे बताना चाहते हैं कि उसने बहुत सोच समझकर जो वो पीला रंग का द्रव्य इन्हें दिया था, उसने एक नवजात बच्चे की माँ को एक जीवनदान दे दिया था। तो उसके लिए शुक्रगुजार उनके लिए है, उनको थैंक यू है। उस महिला ने अपने बालों को दोबारा से बांध लिया और बहुत ही कृतज्ञ भाव से जिम कॉर्बेट साहब की तरफ देखकर धन्यवाद बोला। जिम कॉर्बेट साहब ने उसकी आंखों में देखते हुए उसका अभिनंदन किया और फिर वहाँ से आगे बढ़ गया। इस बार उस महिला की आंखों में डर की जगह बहुत सारी उम्मीदें थीं, एक पॉजिटिव उम्मीद थी। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए आप उत्सुक होंगे, मैं भी बताने को उत्सुक हूँ, लेकिन समय अभाव के कारण आज पॉसिबल नहीं है। इस घटनाक्रम को आगे सुनने के लिए तो आपको यार बने रहना पड़ेगा ना अपनी ये उत्तरांचल डायरीज़ के साथ, है ना। वैसे तो मैं जानता हूँ दोस्तों, आप लोग मुझे और उत्तरांचल डायरीज़ को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं और अपना आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैंने देखा है, मैंने ख्याल किया है,
आप लोगों के ऐसे ही स्नेह और आशीर्वाद से मुझे हौसला मिलता है और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलती है, जो बहुत ज़रूरी है। यार, आप लोग अपना ये प्यार और आशीर्वाद ना हमेशा यार ऐसे ही बनाए रखना, और मेरे लिए दुआ ज़रूर करना कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक हो जाऊँ, थोड़ा चलने फिरने लगूँ, अपने काम खुद कर सकूँ। इतनी दुआ ज़रूर करना। और जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं, उन सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आपने अपना कीमती समय निकाल कर उत्तरांचल डायरीज़ को दिया। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने कमेंट्स भी करेंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, सोच क्या रहे हो यार? चला दो अपना अंगूठा फटाफट। बस सेकंड्स का काम है, 1 मिनट के अंदर सारा काम हो जाएगा। और हाँ, आप सभी नए और पुराने मित्रों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हो सके तो थैंक यू वाले ऑप्शन का उपयोग ज़रूर करें, और जो भी आपकी श्रद्धा से हो सके वो डोनेट ज़रूर करें। उत्तरांचल डायरीज़ को इस टाइम बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए वो हमेशा आपका मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। तो फ़िलहाल तो परमिशन दीजिए जाने की, ताकि जल्दी ही वापस आ सकूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। ओके दोस्तों, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।